हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर्स के अंदर अपने पर्वत निर्माण सिद्धांतों को प्रारंभ किया था। और उसके अंदर अपन ने सिद्धांतों का जो वर्गीकरण किया था वो वर्टिकल मूवमेंट एंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किया था। क्षैतिज गति के अंदर जो है अपना सिद्धांत जो है कॉबर का जो पर्वत निर्माण सिद्धांत है उसका प्रारंभ किया था। और कॉबर के बारे में और कॉबर के सिद्धांत के आधार उसकी प्रक्रिया के किया था। और उसमें प्रथम अवस्था अपने वहां तक पूरी किया था कि प्रथम अवस्था के अंदर भूसनति का निर्माण होता है। और भूसनति के निर्माण के पश्चात जो है जो पास वाले जो भाग कठोर भाग हैं, फोरलैंड्स हैं, अग्रदेश हैं, इनसे अपर्दन के कारण भूसनति पे मलबा परत दर परत जमता है। एक शब्दावली इस्तेमाल की थी अपन ने, सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण। और अधिक अवसादों का जमा होने के कारण भूसनति की तली में धंसाव होता है, सब्सिडेंस। दो प्रोसेस किया था अपन ने, सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। ये पहली अवस्था थी। इस लेक्चर के अंदर अपन उसी के आगे का पार्ट करेंगे। अपन ने पहले डिस्कस किया था कि ये थ्योरी बेसिकली जो स्टार्ट किया था वो हॉल एंड डॉना ने किया था। फिर कॉपर ने इसे आगे बढ़ाया। यही किया था। पहली स्टेज थी लिथोजेनेसिस, इसके अंदर परत दर परत जो है जमा हुआ और तली पर, भूसनति की तली पर दबाव पड़ा। इससे तली की गहराई और बढ़ी। और ये प्रोसेस दोनों, सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस ऑफ द फ्लोर, ये दोनों गतियां, दोनों जो मूवमेंट हैं या दोनों क्रियाएं जो हैं वो प्रथम अवस्था के अंदर संपन्न होती हैं। जो दूसरी अवस्था है ये जो है पर्वत निर्माण की अवस्था कहलाई, और ऑरोजेनेसिस। कॉबर के अनुसार इस अवस्था के अंदर जो पास के दोनों फोरलेंस अग्रदेश थे वो, क्योंकि भूसनति में अत्यधिक दबाव होने के कारण दोनों अग्रदेश जो है एक दूसरे की तरफ हॉरिजेंटली मूवमेंट, क्षैतिज गति के आधार पर दोनों की गति प्रारंभ हुई। और गति प्रारंभ होने से संकुचन की, जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के कारण और पृथ्वी की शीतलता के कारण जो है वो, जो भूसनति के अंदर जो मलबा था परत दर पर जमा हुआ था उसमें मोड़ बनने लगे, फोल्ड्स। And because of this contraction, squeezing, and ultimately the folding of the geosyncline sediments to form the mountains, इस क्रिया के कारण जो है, संकुचन की क्रिया के कारण जो है वो मोड़ पड़े और मोड़ों के कारण पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण प्रारंभ होता है। कॉवर ने माना कि सामान्यतः जो है वो दोनों किनारों के पास, दोनों किनारों के पास जो है भूसनति के दोनों किनारों के समानांतर जो है पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। और इन किनारों के पास होने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को कॉवर ने एक नाम दिया, रेनिकेंट्स या मार्जिनल रेंजेस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर बनेगा स्टूडेंट्स, विकसित होने लगे। कॉवर ने माना कि जब दोनों जो फोरलेंस से अग्रदेश जो है वो एक दूसरे की तरफ खिसकने लगे तो किनारे वाले भागों पर अत्यधिक वलन की क्रिया हुई। और वलन क्रिया के कारण जो है मध्य का जो भाग है वो इस क्रिया से, इस वलन की, मोड़ों की क्रिया से जो है वो प्रभावित रहा, फोर्स से। और ये जो भाग था ये कहलाया मीडियन मास, मध्य पिंड। जो मीडियन मास की जो हाइपोथेसिस है, संकल्पना है, ये कॉबर की है और कॉबर के सिद्धांत के अंदर ही आती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि इस मीडियन मास का सिद्धांत की जो परिकल्पना है वो किन्होंने दी थी और किस तरीके से महत्वपूर्ण है। ना कॉवर के अनुसार जो है वो यदि, according to the cover, folding of the entire sediments of the geosynclines or part of the depends upon the intensity of the compressive forces। ये मैंने अभी कहा था कि ये दोनों किनारों से पड़ने वाले दबाव की मात्रा पर निर्भर करेगा कि भूसनति का जो संपूर्ण मलबा है वो वलित होता है या नहीं होता है। अगर इस केस दोनों के, अगर दबाव की मात्रा सामान्य है, मॉडरेट है, नॉर्मल है, तो उस परिस्थिति के अंदर जो है कॉबर ने माना है कि भूसनति के किनारे वाले भागों पर पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होगा। जैसे अपन ने डिस्कस किया, उन श्रृंखलाओं को मार्जिनल रेंजेस या रेनिकेंट्स कहा जाएगा। और जो मध्य का भाग है वो इस क्रिया से अप्रभावित रहेगा, या बल मोड़ों की फोल्डिंग एक्टिविटी से वो अप्रभावित रहेगा, दस रिमेन्स अनफोल्डेड।
और ये जो मैंने अभी कहा अनफोल्डेड जो मिडल पोर्शन है, इसे कॉपर ने मध्य पिंड मीडियन मास कहा। इसके विपरीत कॉपर ने माना कि यदि दबाव की शक्ति, संकुचन की शक्ति जो है बहुत अधिक है और दोनों किनारों की तरफ से अधिक दबाव पड़ रहा है, तो परिणामतः भूसंतति का संपूर्ण मलबा वो संकुचित होगा, स्क्वीज्ड होगा और उसमें मोड़ पड़ेंगे। और दोनों फोरलेंड्स, दोनों अगर देश एक दूसरे के समीप आएंगे, परिणामतः पर्वत श्रृंखलाओं में अत्यधिक जटिलता देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए जब अपन हिमालयाज में हिंदू कुश वाला पार्ट, तो वहां पर संपूर्ण मलबा जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स के मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इस परिस्थिति के अंदर जो है वो संकुचन की मात्रा या संकुचन की जो शक्ति है उसकी मात्रा सर्वाधिक है। हाँ, कॉवर ने जो है वो इस सिद्धांत के आधार पर जो अपन ने डिस्कस किया कि पहली अवस्था के अंदर जो है वो भूसंतति का निर्माण होगा, दूसरी अवस्था के अंदर जो है वो पर्वतों का निर्माण होगा। पर्वतों का निर्माण निर्भर करेगा कि संकुचन की मात्रा कितनी है, मध्य पिंड जो है प्रभावित होता है या प्रभावित नहीं होता है। और इस आधार पर जो है वो दुनिया के जो विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करना प्रारंभ किया और उनका वर्णन प्रारंभ किया था। The id- the idea of the median mass of the cover fully explained by the process of the mountain building according to the Copper Alpine Mountain. अब जो दुनिया की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अल्पाइन माउंटेन चेन है, यूरोपियन कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियन मास। बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सकता है इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण है। यूरोप की पर्वत श्रृंखलाओं का के बारे में इससे सिद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में विस्तार से इसके बारे में स्पष्ट किया जा सकता है कि श्रृंखलाओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ। Now, according to the Copper, the alpine mountain chains were formed because of the compressive force coming from the two sides, north and the south. जो माउंटेन सिस्टम है, जो जितने भी हैं दुनिया के, पैरनियस हैं, प्रोविंस हैं, आल्प्स हैं, कार्पेथिनियंस है, बाल्कन्स है, कॉकेसस है, माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द अफ्रीकन फोरलैंड्स, कॉपर ने माना। ऑन दी अदर हैंड जो एटलस माउंटेन्स हैं, जो अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स हैं, एपनीज हैं, वो डेनर्ड्स हैं, हेलिनियड्स हैं, टेरडस हैं, वर फॉर्म ड्यू टू द साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द यूरोपियन लैंडमास। दक्षिण के यूरोपीय महाद्वीप के खिसकने के कारण हुआ। यही मॉडर्न श्रृंखलाओं में जटिलता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत अधिक मूवमेंट था। आल्प्स पे हैं, पैनीज हैं, कोर्डिलर है, प्रोविंस हैं, हिलियस है, कार्पेथिनियंस है, कॉकेसस है, टार्डस है आदि, जो यूरोप की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में भी इस सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दी कॉवर के अनुसार जो है अल्पाइन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द फॉल्ट्स। जो मोड़ों का दिशा है उसके आधार पर इन दो वर्गों में किया जा सकता है। रेंजेस विच फॉर्म द नॉर्दर्न नॉर्थवर्ड कंप्रेशन कॉल्ड द कॉकेसस, आपने डिस्कस किया इनके बाद। इनका मूवमेंट जो है नॉर्थवर्ड मूवमेंट के कारण है। टर्की की जो टॉरस माउंटेन्स हैं, कुल्लून है, यानन है, अनन रेंजेस हैं, एंड रेंजेस विच वर फॉर्म्ड बाय द साउथवर्ड। जो दिशा जो है, शक्ति की दिशा जो है, एक नॉर्थवर्ड, एक संकुचन की दिशा जो है वो साउथवर्ड। और उसके कारण जो पर्वत श्रृंखलाओं का जो है जगरस है, अल्ब्रस है, ईरान के हैं, ओमान रेंजेस है, हिमालयन है, बर्मी रेंजेस हैं, ये इनका निर्माण इस कारण से संभव होया हो पाया। जो तिब्बतन प्लॉट है ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा, अभी स्टूडेंट अपन करेंगे इसका। ये भारत की जो और कुल्लून रेंजेस हैं इनके मध्य में जो है वो एक मध्य पिंड की भूमिका में है। जो मध्य पिंड की जो भूमिका है कॉवर के अनुसार ये किसी भी रूप, तीन रूपों में हो सकती है। ये इन द फॉर्म ऑफ द प्लेटो, जैसे अब तिब्बत के संबंध में अपन करेंगे। ये जो है एक मैदान के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ द प्लेन, फॉर एग्जांपल द हंगेरियन प्लेन बिटवीन द कार्पेथियन एंड डेनारिक पास। ये सागर के रूप में भी हो सकता है। मध्य पिंड जो है तीनों रूप में, पठार के रूप में, मैदान के रूप में और सागर के रूप में, मेडिटेरियन एंड मेडिटेरियन सी बिटवीन
अफ्रीकन एटलस माउंटेन न यूरोपियन आल्प्स। तो तीनों रूपों में जो मध्य पिंड है वो हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। जो तीसरी अवस्था कॉबर ने विस्तार से वर्णन किया, उस अवस्था के अंदर क्या है, पर्वतें जो है अपनी ऊंचाइयां ग्रहण कर लेते हैं और बाह्य शक्तियां मुख्यतः जल, फ्लूइल एंड अदर प्रोसेस जो है, वायु जो है वो या हिमानी है, उन पर्वत श्रृंखलाओं को अपर्दित करना प्रारंभ करती है और लगातार अपर्दन के कारण वो दोबारा से घटने लगती है, उनकी ऊंचाइयां घटने लगती हैं। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में आपने बुक्स में मिलेगा, ये भारत का गंगा का मैदान, अपन भारत से उत्तर की तरफ चलेंगे तो गंगा का मैदानी भाग है। फिर हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं आपको पढ़ोगे कि शिवालिक रेंजेस, द मिडल रेंजेस, द इनर हिमालयाज, द आउट, सबसे ये आउटर हिमालयाज है, मिडल हिमालयाज है, द इनर मोस्ट हिमालयाज जो सबसे ऊंचे हैं। उसके बाद जब देखेंगे तो तिब्बत का पठार आएगा, और इस तिब्बत के पठार ने वर्क एज ए मीडियन मास। उसके बाद कुल्लून रेंजेस आएंगे, तारिन बेसिन आएगा। तो दक्कन का पठार और दूसरा जो है उधर उधर से रशिया वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट से ये जो कठोर लैंड है, दे वर्क एज दी फोर लैंड्स, दोनों के दोनों अंगारा फोर लैंड्स एंड दी दक्कन प्लेटो फोर लैंड्स। इनके मध्य में जहां पर आज हिमालयाज है, वहाँ एक विस्तृत भूसनति थी कॉबर के अनुसार, और इसके अंदर परत दर परत जमने के कारण जो है भूसनति के धसाव हुआ और दोनों किनारे जो है एक दूसरे के समीप आए। संकुचन की मात्रा कम थी, शक्ति की मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। परिणाम तो क्या हुआ कि दोनों किनारों पर पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। जिस स्थान पर पर्वत श्रृंखलाएं में जटिलता है, वहां संकुचन की मात्रा अधिक मिलेगी। जैसे हिमालयाज के अंदर हिंदू कुश वाला पार्ट है, वहां पर पर्वत श्रृंखलाओं में एक चक्रीय अवस्था देखने को मिलती है। तो ये कॉबर के सिद्धांत का सिद्ध करने का के लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालयाज। वही इसी को मैप में अगर देखते हैं, ये वाला हिमालयाज वाला पार्ट है, दैट इज द तिब्बत प्लेटो में है, कुनलुन रेंजेस है, ये वाला पार्ट है। रशियन पार्ट, तारन बेसिन वाला पार्ट, तारन वाला पार्ट है। ये प्लेट भारत की, दक्षिण भारत की प्लेट एंड अंगारा लैंड, इन दोनों के मध्य जो है, यहाँ जो है वो कॉबर के अनुसार जो है एक भूसनति थी, और उसके कारण जो है दोनों किनारों पर जो है पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण देखने को मिलता है, हिमालयाज एंड द कुल्लून रेंजेस। ये कॉबर के सिद्धांत का एक मुख्य पक्ष है ना। जब सिद्धांत का हम मूल्यांकन करते हैं तो हर सिद्धांत की कुछ न कुछ कमियां रह सकती हैं, मगर हर सिद्धांत जो है आगे वाले सिद्धांत के लिए एक दिशा प्रदान करता है। इसके अंदर भी जो है वो पहला जो आता है वो शक्ति आता है, जो कॉबर के अनुसार था फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन की शक्ति के कारण। ये माना कि संकुचन की शक्ति के कारण इतनी बड़ी ऊंची उतनी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होना संभव नहीं है। आप सोच सकते हैं हिमालयाज हैं, रॉकीज हैं, एंडीज है, कैन नॉट बी फाउंड। मतलब इतनी, इसके कारण इतनी शक्ति नहीं है कि उसके कारण इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाए, खाली संकुचन की शक्ति के कारण। दूसरा जो क्रिटिसिज्म, आलोचना का बिंदु करता है, वो स्वेस महोदय ने किया था। और स्वेस महोदय ने अपन ने शुरू में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इनका सिद्धांत इनका पढ़ा है कि कॉबर ने माना था कि भूसनति के दोनों किनारे मूव करते हैं, दोनों अगर देश फोर लैंड्स मूव करते हैं, एक दूसरे के समीप आने के कहते हैं। स्वेस ने कहा कि नहीं, एक ही भूसनति का एक ही किनारा मूव करता है। द मूविंग साइड हैज बीन टर्म्ड एट द, जो मूविंग साइड जो हैज बीन टर्म्ड एज द बैकलैंड, वेयर इज द स्टेबल साइड हैज बीन कॉल्ड द फॉरलैंड। वो दोनों को अलग अलग कर दिया कि एक साइड मूव करती है, बैकलैंड मूव करता है, फॉरलैंड मूव नहीं करता है। और अकॉर्डिंग टू द स्वेस, द हिमालयाज वेर फॉर्म ड्यू टू द साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द अंगारा लैंड। उन्होंने माना, ना कि दक्षिण भारत। मैंने अभी 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 किया है कि अंगारा लैंड और दक्षिण भारत की दोनों इन फॉरलैंड से इनके मूवमेंट के कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ। मगर स्वेस ने कहा कि नहीं, खाली जो है अंगारा लैंड का मूवमेंट हुआ था, और दूसरा जो गोंडवाना लैंड था वो स्टेशनरी था, स्थिर था, दक्षिण का भाग। नौ इस आधार पर भी क्रिटिसिज्म किया, मगर ये जो आलोचना है और इनका मूवमेंट जो है वो बाद में जो है जो आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर और पैलियोमैग्नेटिज्म के आधार पर देखा कि सागर तली का विस्तार हो रहा है, अर्थात जो है प्लेटें मूव कर रही हैं, और भारत की प्लेट जो है वो उत्तर की तरफ मूव कर रही है। तो ये सिद्धांत को काफी बल मिला।
ना कवर का तीसरा जो क्रिटिसिज्म, आलोचना का बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, वो आता है कि इस कवर का सिद्धांत जो है, द कवर्स थ्योरी समहाउ एक्सप्लेन द वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन माउंटेन। ये वो पर्वत श्रृंखलाओं पे लागू होता है, देखते हैं हिमालय जैसे, जो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व फैली हुई हैं, जैसे हिमालय, मगर उन पर्वत श्रृंखलाओं पर लागू नहीं होता जो कि उत्तर से दक्षिण फैली हुई हैं, जैसे अमेरिका के किनारे पर रॉकीज एंड एंडीज। यहाँ पर ये सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं होता और इसका खंडन होता है। ये आलोचना का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर भी इन स्पाइट ऑफ द फ्यू, हर थ्योरी के अंदर सिद्धांत में कुछ कमियां, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द वीकनेस ऑफ द कॉपर इन गिवन क्रेडिट टू द एडवांस, काफी कमियां हो सकती है, मगर फिर भी जो पर्वत निर्माण के लिए एक दिशा और एक सोच जो उपलब्ध कराई, वो कॉबर के सिद्धांत से देखने को मिलती है और आगे आने वाले विद्वानों के लिए आधार प्रदान किया। सब्सिक्वेंटली द थ्योरीज, इवन द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो, प्लेट विवर्तन की थ्योरी को भी एक बल मिला, आधार मिला आगे विकसित होने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण है ये सिद्धांत। थैंक यू।